नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। हिंदी विषय के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में पत्र लेखन से संबंधित टॉपिक को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। ये जो पत्र लेखन का टॉपिक है, ये यूपी ट्रिपल एससी के अलावा यूपी पीएससी के आरओ परीक्षा के मेंस में भी 100 नंबर का ये प्रश्न पत्र आता है, जिसमें आपको पत्र के बारे में परिभाषा के तौर पर उसकी विशेषता पूछी जाती है, साथ ही साथ उसका प्रारूप बनाने के लिए कहा जाता है, या कई पत्र की तुलनात्मक विशेषता को पूछा जाता है। इस तरह से संबंधित 100 नंबर का प्रश्न वहां पर आता है। आज की क्लास में हम लोग इस पत्र लेखन टॉपिक से बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्न कैसे सही किए जाए, इसको केंद्रित रखेंगे। यहां पर एक बात और बता दें कि आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों के माध्यम से इन पत्रों के प्रारूप को भी देखेंगे, ताकि जो बहुविकल्पी प्रश्न वहां से बन सकते हैं उनको भी कवर किया जा सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पत्र लेखन टॉपिक को। यहां पर जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है परिपत्र के संदर्भ में, और पूछा जा रहा है कि परिपत्र कब जारी किया जाता है। यहाँ पर पहला विकल्प लिखा है कि संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्राचार के समय, ये बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है कि बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, ये भी सही है। तीसरा लिखा है कि किसी अधिकारी की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर, ये गलत है। और चौथा लिखा हुआ है कि पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश देते समय, ये भी बात गलत लिखा है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का 2 विकल्प सही हो रहा है, विकल्प ए और विकल्प 2, इसलिए यह प्रश्न डिस्प्यूटेड हो गया। यहाँ पर आयोग ने सभी को समान अंक दे दिया था। अब हम लोगों को ये जरूरत है समझने की कि परिपत्र होता क्या है। तो याद रखिएगा, परिपत्र संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के लिए और बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। यदि हम परिपत्र के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो देखिए, परि और पत्र, यानी परि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। परि का मतलब होता है चारों ओर, क्लियर। यानी पत्र लेखन का ऐसा प्रारूप जिसके द्वारा समान सूचना, निर्देश, अनुदेश संबंधित या अधीनस्थ अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के संदर्भ में प्रतिलिपियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो परिपत्र है, ये इसका एक प्रेषक होता है और अनेक प्रेषिती होते हैं। यानी एक भेजने वाला होगा और उस पत्र को प्राप्त करने वाले अनेक लोग होंगे, क्लियर। यहां पर परिपत्र के संदर्भ में एक बात याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर, क्लियर। और यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ से इसको समझ लें तो समान विषय से जुड़ी सूचनाओं को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजे जाने को ही परिपत्र कहते हैं। अब आपको परिपत्र समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। पूछा जा रहा है कि किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, यह किस प्रकार का पत्र होगा? तो देखिए, जहां पर व्यक्तिगत स्तर पर कोई सूचना दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिक पत्र। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 2 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, क्लियर। देखिए, यहां पर दिया भी गया है कि जब अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में यह आता है व्यक्तिक पत्र, और जब व्यक्तिगत मामलों के संदर्भ में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों या अन्य प्रियजनों को कोई पत्र लिखना है तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिक पत्र कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो वह किस विकल्प में आएगा? देखिए, अगर आप विभागीय स्तर पर कोई पत्र किसी को भेजा गया और फिर से उसी का जिक्र करते हुए दोबारा उस पर कार्रवाई के लिए जब पत्र लिखा जाता है तो उस पत्र को कहा जाता है अनुस्मारक पत्र, क्लियर। उसको क्या कहते हैं? अनुस्मारक पत्र, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है, क्लियर। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो अनुस्मारक पत्र होता है, इसमें संबंधित अधिकारी को किसी पूर्व पत्र का स्मरण कराना, उसमें लिखित मामलों के महत्व को दर्शाते हुए अतिशीघ्र उत्तर मांगना या उस पर कार्रवाई करने के लिए कहना, यह किसके माध्यम से होता है? ये अनुस्मारक के माध्यम से किया जाता है। और याद रखिएगा, ये जो अनुस्मारक पत्र होता है, ये प्रायः मूल पत्र लिखने के 1 महीने बाद लिखा जाता है, और जो दूसरा अनुस्मारक लिखा जाता है वो पहले अनुस्मारक के 10 दिन बाद लिखा जाना चाहिए, क्लियर। तो इतनी बात क्लियर हो गई अनुस्मारक के संदर्भ में आपको। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए, यहां पर डीओ लेटर का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है डेमी ऑफिशियल लेटर। क्या होता है? डेमी ऑफिशियल लेटर। यहां पर प्रश्न संख्या 4 का विकल्प बी सही हो जाएगा, क्लियर। तो डीओ लेटर का फुल फॉर्म क्या होता है? डेमी ऑफिशियल लेटर। याद रखिएगा, ये जो डीओ लेटर होता है ये अर्धशासकीय पत्र होता है और यह सरकारी पत्र का एक उपभेद है, क्लियर। अब इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो जब किसी आवश्यक कार्य की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट कराना हो, या सरकार के किसी आदेश का शीघ्रता से पालन कराना हो, या किसी विभाग से कोई जानकारी अविलंब लेनी हो, तब अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते हैं, क्लियर। इन पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है, क्लियर। क्लियर हो गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि ये जो डीओ पत्र है इसमें अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? तो यहां पर आप देखिए, जो डीओ पत्र होते हैं, जब आप इसमें अधिक्रमण लिखने के सही तरीके की बात करेंगे तो इसमें भवदी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? भवदी, या प्रिय लिखा जाता है, क्लियर।
इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर देखिए डीओ या जो अर्ध सरकारी पत्र हैं, इनका उपयोग विभिन्न सरकारी अधिकारी आपस में विचार विमर्श करने के लिए या किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। और इस पत्र का जो संबोधन है, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, इसमें संबोधन के स्थान पर प्रिय या भवदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाला सही अभिवादन क्या है। तो देखिए अगर हम ऑफिस मेमोरेंडम की बात कर रहे हैं तो ऑफिस मेमोरेंडम में कोई भी अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 6 का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ऑफिस मेमोरेंडम में किसी भी प्रकार का अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब ऑफिस मेमोरेंडम को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑफिस मेमोरेंडम को हिंदी में कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। यदि हम कार्यालय ज्ञापन की बात कर लें तो यह पत्र व्यवहार का वह रूप होता है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट या सामान्य मामले में एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय या विभाग के अंतर विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश या अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं। किसके माध्यम से? ऑफिस मेमोरेंडम अर्थात कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में किसी व्यक्ति को औपचारिक सूचना भेजी जाती है, उसमें भी ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया जाता है। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो कार्यालय ज्ञापन होता है ये अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इसमें अभिवादन को बताने वाले शब्द महोदय, प्रिय महोदय जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्लियर? अब देखिए जो कार्यालय ज्ञाप था, इसको मैं जरा और आसान भाषा में आपको बताऊं तो देखिए जो पत्र व्यवहार का ये जो प्रारूप है कार्यालय ज्ञाप, इसके माध्यम से किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट या सामान्य मामले में अंतर कार्यालय स्तर पर यानी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय या अंतर विभागीय यानी एक विभाग से दूसरे विभाग में या अंतर व्यक्तिक यानी व्यक्ति के स्तर पर औपचारिक संदेश अगर भेजना हो तो हम क्या जारी करते हैं? कार्यालय ज्ञाप जारी करते हैं। याद रखिएगा ये जो कार्यालय ज्ञाप है ये आवश्यकता पड़ने पर निजी व्यक्तियों से संपर्क के लिए भी जारी किया जाता है। क्लियर? अब आप कहेंगे कि इसका कोई एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए जब आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो सूचना मांगते हैं तो जो प्रत्यावेदकों द्वारा वांछित सूचना होती है वो इसी के माध्यम से जारी की जाती है। क्लियर? ये बात आप समझ गए? तो इस प्रकार आपने यहां पर कार्यालय ज्ञाप को समझा। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा के लिए किस प्रकार के संचार का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए पूछा जा रहा है कि कोई नीति बन रही थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया कि मान लीजिए औद्योगिक लाइसेंस की कोई नीति है, उसके संदर्भ में सरकार ने कोई निर्णय लिया और वो इसकी सार्वजनिक घोषणा करना चाहती है, तो वो किस माध्यम को चुनेगी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा प्रस्ताव के माध्यम से। क्लियर है? किसके माध्यम से वो भेजेगी? प्रस्ताव के माध्यम से। यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे यहाँ पर लिखा है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में सरकार के निर्णयों को सार्वजनिक घोषणा के लिए प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? वहीं जो अन्य विकल्प थे उसमें अगर हम देखें तो नियुक्ति, नियम, आदेश, छुट्टी, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, इस प्रकार की अगर सरकारी सूचना हो तो वो अधिसूचना या विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाती है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है। यानी अगर हमको विदेशी सरकारों के साथ कोई पत्राचार करना हो तो इसके लिए कौन सा विभाग होता है? विदेश मंत्रालय। यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखिए, पूछा जा रहा है कि एक पत्र में विषय तुरंत लिखना चाहिए, यानी विषय कहां पर लिखना चाहिए? तो याद रखिएगा जब आप विषय लिखते हैं तो ये अभिवादन से पहले लिखना चाहिए। यानी जब अभिवादन में आप महोदय लिखते हैं तो उसी के जस्ट ऊपर ही आप विषय को लिखते हैं। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अभी फॉर्मेट के माध्यम से इसको भी दिखाया जाएगा। यानी जब कभी भी आपको पत्र में विषय लिखना हो तो ये अभिवादन के तुरंत पहले होगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो विषय होता है ये औपचारिक पत्रों में अभिवादन से पूर्व लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्रों में विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है, आप चाहे लिखें या न लिखें। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। तो यहाँ पर आइए विकल्प को देखते हैं। यहाँ पर विकल्प दिया गया अधिसूचना, मिनट्स, कार्यालय आदेश या प्रस्ताव। तो देखिए जब आपको कार्यालय के अंदर कोई सूचना प्रसारित करनी हो तब वहां पर आप कार्यालय आदेश देते हैं। अगर हम कार्यालय आदेश की बात कर लें तो यानी यहां पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका आंसर सही हो जाएगा। हम बात कर रहे थे कार्यालय आदेश की। याद रखिएगा जब आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी किए जाएं तब वहां पर क्या होता है? कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कार्यालय पत्र जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के कर्मचारी को
उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, अस्वीकृति के विषय में यदि हमको आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश जारी करना है तो क्या जारी किया जाएगा? कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा। क्लियर है? यानी अगर आप संक्षिप्त में कार्यालय आदेश को कहें तो याद रखिएगा, ये जो कार्यालय आदेश है इसके माध्यम से कार्यालय या सरकारी संस्थान या व्यापारिक संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधी मामले जैसे अवकाश स्वीकृति या किसी अनुशासनात्मक मामले या किसी अपील, इन चीज़ों के बारे में ये पत्र जारी करता है। क्लियर? इसका मतलब ये जो कार्यालय आदेश है ये हमेशा उच्च स्तर के अधिकारी के स्तर पर जारी किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा 11 रूपों का उपयोग किया जाता है। यानी प्रश्न संख्या 11 का बी विकल्प सही हो जाएगा कि केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के 11 रूपों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किए जाने वाला अभिवादन क्या होगा? यानी अगर आप केंद्र सरकार को कोई पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप अभिवादन के तौर पर क्या प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा इसमें आपका सही जवाब होगा सर या मैडम। क्लियर है? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सरकारी पत्र लिखते समय ये जो अभिवादन है वो महोदय या महोदया हिंदी में लिखते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं सर या मैडम। याद रखिएगा अगर हम अर्ध सरकारी पत्र की बात करें तो इसमें मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, इसमें संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, जैसे प्रिय नरेंद्र जी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रतियों को भेजा जाए तब उसे क्या कहा जाता है? क्लियर है? तो देखिए अभी हम लोगों की चर्चा हुई थी, उसको क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। क्लियर है? अब इस पे सबसे पहले प्रश्न पे चर्चा हुई थी, यानी यहाँ पर एक प्रेषक होता है और अनेक प्रेषिती होते हैं। प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो परिपत्र है इसे गस्ती पत्र भी कहते हैं। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों या अधिकारियों या कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। परिपत्र का मैंने शाब्दिक अर्थ भी बताया था, परि का मतलब होता है चारों। क्लियर? ये भी देखिए यहाँ पर एक अधिकारी प्रेषक होता है और अनेक पाने वाले होते हैं जिनको एक शब्द में प्रेषिती कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? तो अभी हमने बात की थी कि यदि व्यक्तिगत स्तर पर परिवार के किसी सदस्यों, मित्रों या अन्य परिजनों को अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो वो व्यक्तिगत लेटर कहा जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो याद रखिए जब आप कहते हैं शुभाशीष तो ये क्या होता है? अभिवादन कहलाता है। प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है अधिसूचना। क्या कहते हैं? अधिसूचना। यानी प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जो अधिसूचना है इसको इंग्लिश में कहते हैं नोटिफिकेशन। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो अधिसूचना है इसे विज्ञप्ति भी कहते हैं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो अधिसूचना भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है और ये जो अधिसूचना है इसमें प्रत्येक विभाग के लिए विशिष्ट विषय निश्चित होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रकाशन के लिए जो सामग्री है वो पूर्ण विवरण इसमें आवश्यक है कि वह किस भाग में प्रकाशित होनी है। क्लियर? अगर हम अधिसूचना को आपको बहुत सरल भाषा में बताएं तो याद रखिएगा ये जो अधिसूचना है या जिसको विज्ञप्ति भी कहते हैं, ये लोक विषयक महत्वपूर्ण मामले या शासकीय निर्णय, सूचनाएं या सांविधिक आदेश को जब आपको सर्वसाधारण यानी कॉमन मैन को सूचनार्थ राज्य के गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित करना हो तो उसको क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। क्लियर? और विज्ञप्ति को ही अधिसूचना भी कहते हैं। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि विज्ञप्तियों को अनिवार्यतः सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। क्लियर है? नहीं तो फिर इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है? अगर इसके प्रकाशन की बात करें तो आप देखते हैं कि इसको दैनिक समाचार पत्रों में, वेबसाइटों में प्रेस विज्ञप्ति के रूप में जारी किया जाता है। नहीं तो लोग न्यायालय में ये कह देते हैं कि ये सूचना तो हाइड कर दी गई, समाचार पत्रों में नहीं दी गई। क्लियर? देखिए अगर हम शासकीय पत्र की बात करें तो इसमें विज्ञप्ति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। विज्ञप्ति का मतलब अधिसूचना दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्ति और दूसरी होती है सांविधिक प्रकार की विज्ञप्ति। जरा इसको भी समझ लीजिए। जो प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्ति होती है उसमें रिक्तियां, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, इनके बारे में सूचना होती है। और जो सांविधिक प्रकार की विज्ञप्ति होती है इसमें नीतिगत पहलुओं के संदर्भ में ये जारी की जाती है और इस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं। इतनी बात को आपको कम से कम ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति,
या पद वृद्धि आदि की सूचना दी जाती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, कार्यालय आदेश के माध्यम से। क्लियर है? प्रश्न संख्या 17 का डी विकल्प सही हो जाएगा। और कार्यालय आदेश को आप डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कार्यालय आदेश क्या होता है? सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित नियम या सूचना के लिए जारी किए जाने वाला पत्र कार्यालय आदेश कहलाता है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 18 में कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो देखिए, अभी इसकी चर्चा हुई है कि यदि भारतीय गजट के माध्यम से, ठीक है, अगर विज्ञप्ति के रूप में कोई चीज प्रकाशित की जा रही है तो वो क्या हो जाएगा? अधिसूचना। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 18 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसकी डिटेल चर्चा हुई है आपसे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सरकारी अधिकारियों के अधिकार सौंपने, वापस लेने के लिए जो नए नियम या उपनियम या आदेश हैं उनको लागू करने के लिए भी अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है। उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? तो ये कैसा होगा? आवेदन पत्र होगा। क्लियर है? यानी उस कक्षा 10 के छात्र ने प्रधानाध्यापक को यानी प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र दिया है किस संदर्भ में? अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए। यानी वो जो अनुपस्थित रहा उसके लिए उस पर जो पेनाल्टी लगी थी उसको माफ करने के लिए जब उस लड़के ने प्रिंसिपल को पत्र लिखा तो वो आवेदन पत्र कहा जाएगा। बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 20 पूछा जा रहा है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? क्लियर है? तो देखिए, जब आप कार्यालय आदेश लिखते हैं तो जो अधिकारी का आदेश होता है वो नीचे की तरफ दाहिने ओर होता है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 20 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये जो कार्यालय आदेश है या जो कार्यालय ज्ञाप है या जो अधिसूचना है या जो परिपत्र है, इनका फॉर्मेट आपको देखना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब उस फॉर्मेट से आप परिचित रहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अब मैं उस फॉर्मेट से जरा आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रश्नों को करने के लिए समर्थ होंगे। तो आइए अब हम जो यहाँ पर मैंने उन फॉर्मेट को अटैच किया है मैं उसकी तरफ ले चल रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो इस मूल प्रश्न में था कार्यालय आदेश के संदर्भ में। कार्यालय आदेश के संदर्भ में जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसके संदर्भ में मैं सबसे पहले आपको ले चल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर यह है कार्यालय आदेश का प्रारूप। जब आप कोई कार्यालय आदेश जारी करेंगे तो उसमें सबसे पहले विभाग का नाम लिखा जाता है, उसके नीचे अनुभाग, फिर उसके बाद संख्या, फिर उसके नीचे दिनांक और बगल में स्थान, और फिर आप लिखते हैं कार्यालय आदेश। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था कि कार्यालय आदेश में जो अधिकारी का हस्ताक्षर है वो कहाँ रहता है? तो आइए जरा देखते हैं कि अधिकारी का हस्ताक्षर कहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर नीचे दाहिनी ओर आप देख रहे हैं, नीचे दाहिनी ओर कार्यालय आदेश में अधिकारी के हस्ताक्षर दिए गए। ये देखिए, कार्यालय आदेश का फॉर्मेट बनाया गया जिसमें सबसे ऊपर विभाग का नाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, नीचे अनुभाग है परीक्षा अनुभाग 1, फिर संख्या लिखी हुई है, फिर उसके नीचे दिनांक और फिर ये और कार्यालय आदेश। देखिए क्या लिखा है, कार्यहित में तत्काल प्रभाव से श्री क ख ग नाम उल्लेख नहीं किया जाता है, कुछ भी उसकी जगह पर आप संक्षेप में कुछ लिखेंगे। अनुसेवक परीक्षा अनुभाग 1 को आगामी 1 फरवरी 2019 को आयोजित की जाने वाली ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक परीक्षा परिषद के साथ संबद्ध किया जाता है। उक्त कार्मिक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। आज्ञा से क स ल अनुभाग अधिकारी। देखिए हस्ताक्षर कहाँ पर है, हस्ताक्षर दाहिनी तरफ नीचे की ओर है। क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो ये आपने यहाँ पर कार्यालय आदेश का फॉर्मेट देख लिया। अब यहाँ पर हम आपको कार्यालय ज्ञाप का भी फॉर्मेट दिखा देते हैं। देखिए ये होता है कार्यालय ज्ञाप का फॉर्मेट। इसमें आप सबसे पहले विभाग, उसके नीचे अनुभाग, फिर संख्या, फिर दिनांक लिखते हैं। देखिए यहाँ पर कार्यालय ज्ञाप ऐसे लिखा जाता है, फिर यहाँ पर हस्ताक्षर और ये जिसको भेजा जा रहा है ये उनकी डिटेल यहाँ पर रहेगी। नीचे इसको डिटेल में बनाया गया है कार्यालय ज्ञाप। देखिए ये कार्यालय ज्ञाप है, इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी विभाग का नाम, फिर अनुभाग, परीक्षा अनुभाग 1, संख्या और फिर यहाँ पर तिथि का उल्लेख है। कार्यालय ज्ञाप क्या बताया जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री क ख ग के प्रार्थना संख्या 1/1/2019 के संदर्भ में सूच्य है कि सूचना संबंधी विवरण संलग्न रूप से 3 पृष्ठों के साथ प्रेषित है। आयोग की अपीली अधिकारी श्री च छ ज संयुक्त सचिव हैं। इस प्रकार से कार्यालय ज्ञाप जारी किया जाता है। मैंने आपसे बताया था कि जो कार्यालय ज्ञाप है वो व्यक्तिगत स्तर पर भी जारी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये भी बताया था कि यदि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी विभाग से या संस्था से सूचना मांगी जाती है तो कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से उनको सूचित किया जाता है। देखिए ये जिन्होंने सूचना मांगी है उनका डिटेल यहाँ दिया गया। अगर ये पूछ लिया जाए कि कार्यालय ज्ञाप में उनकी डिटेल कहाँ रहती है जिनको सूचना प्रेषित की जा रही है, तो उनकी सूचना नीचे की ओर बाईं तरफ रहती है। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर नीचे जन सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर है। अगर हम बात कर लें अधिसूचना की, तो देखिए अधिसूचना भी अभी आपने पढ़ा। अधिसूचना का फॉर्मेट ऐसे रहता है, विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक और फिर यहाँ पर विज्ञप्ति
देखिए यहाँ पर नीचे एक लेटर बना हुआ है, विज्ञप्ति, विज्ञप्ति आप लिख अधिसूचना। देखिए ये निर्वाचन आयोग भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है, अनुभाग 1 की तरफ से, संख्या लिखी हुई है, तिथि लिखी है, और विज्ञप्ति में लिखा जा रहा है कि उपचुनाव के संदर्भ में ये सूचना है। सर्वसाधारण को सूची है कि श्री य र ल के निधन से रिक्त प फ ब संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव प्रक्रिया दिनांक 15 फरवरी 2019 से 25 फरवरी 2019 के मध्य संपन्न कराई जाएगी। उक्त संबंध में विस्तृत सूचना प्रथम रूप से यथा समय जारी की जाएगी। देखिए इस प्रकार से जो है आपकी अधिसूचना और विज्ञप्ति जारी की जाती है, यहाँ पर प्रतिलिपि और यहाँ पर फिर आज्ञा से। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये देखा कि किस प्रकार से विज्ञप्ति जारी की जाती है, अधिसूचना जारी की जाती है, कार्यालय ज्ञाप को भी आपने देख लिया, फिर आपने कार्यालय आदेश को भी देख लिया। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने अब प्रत्यक्ष रूप से ये देख लिया कि किस प्रकार से ये लेटर लिखे जाते हैं। देखिए अनुस्मारक की भी चर्चा हुई थी एक प्रश्न में, और मैंने आपको बताया था कि अनुस्मारक कब जारी किया जाता है, जब मान लीजिए कि पूर्व में कोई एक लेटर लिखा गया, उस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो उनको फिर से याद दिलाते हुए पूर्व पत्र का रेफरेंस देते हुए कहा जाता है कि इसे आप तत्काल इस पर कार्य करें। तो देखिए जब अनुस्मारक लिखा जाता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको क्या क्या ध्यान रखनी है, जो यूपी ट्रिपल एससी में प्रश्न बन सकता है। देखिए यहाँ पर संख्या लिखी जाती है। क्लियर है? और ये जो अनुस्मारक की संख्या लिखी जाती है, ये कहाँ लिखी जाती है? दाहिनी ओर सबसे ऊपर लिखी जाती है। फिर उसके बाद आप प्रेषक के संदर्भ में लिखते हैं, फिर सेवा में जिसको लेटर लिखा जा रहा है, जिलाधिकारी प्रयागराज को ये बनाया गया है, उसके नीचे अनुभाग, और ये देखिए दिनांक, दिनांक कहाँ लिखा जा रहा है? दिनांक लिखा जा रहा है दाहिनी ओर, किसके नीचे? सेवा में के नीचे, और अनुभाग 1 के पैरेलल। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ दिनांक कहाँ लिखा जा रहा है, इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद देखिए महोदय के ठीक ऊपर विषय लिखा गया है, कानून व्यवस्था के संदर्भ में पूर्व में भेजे गए परिपत्र के अनुपालन के संदर्भ में यह अनुस्मारक पत्र लिखा जा रहा है समस्त जिलाधिकारी को, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। क्लियर है? कि वो जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई करें। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप अनुस्मारक लिखते हैं। क्लियर है? ये परिपत्र है। क्लियर है? अर्धशास्त्रीय अर्धशासकीय परिपत्र भी होता है। क्लियर है? अब हम परिपत्र का जो मेन फॉर्मेट है उसको आपको दिखाते हैं कि कैसे शासकीय परिपत्र लिखा जाता है। देखिए ये शासकीय परिपत्र है, यहाँ पर आपको परिपत्र संख्या सबसे ऊपर लिखनी होती है, फिर यहाँ पर प्रेषक का नाम, पद और शासकीय पता, फिर उसके बाद वो पत्र जिसको लिखा जा रहा है वो सेवा में, और उसके बाद उसका पद का नाम और शासकीय पता, फिर दिनांक और स्थान यहाँ पर लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं, उसके बाद महोदय करके जो लिखना है वो लिखते हैं, फिर नीचे हस्ताक्षर करते हैं। देख लीजिए ये परिपत्र बना हुआ है, यहाँ पर आपने परिपत्र संख्या लिखी, फिर प्रेषक क ख ग मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और फिर ये समस्त जिलाधिकारी को, यानी एक साथ एक से ज़्यादा लोगों को ये भेजा जा रहा है, यानी कानून व्यवस्था के संदर्भ में, चुनौती के संदर्भ में ये परिपत्र जारी किया गया, यानी एक साथ सभी लोगों को ये पत्र चला जाएगा मुख्य सचिव के माध्यम से समस्त जिलाधिकारी को। क्लियर है? तो इस प्रकार आपने फॉर्मेट के रूप में इन सभी चीज़ों को देख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में भी अंतर पूछा जाता है। जरा शासकीय पत्र का एक फॉर्मेट देख लीजिए कि जब आप शासकीय पत्र लिखते हो तो यहाँ पत्रांक, फिर उसके बाद प्रेषक और सेवा में, फिर अनुभाग और दिनांक यहाँ रहता है, नीचे संलग्नक प्रतिलिपि, और फिर यहाँ पर भवधि लिखते हैं और आज्ञा से। देखिए यहाँ पर एक शासकीय पत्र बना हुआ है, यहाँ पर पत्रांक संख्या लिखा गया, फिर प्रेषक में क ख ग सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने, सेवा में लिखा है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को, विषय में लिखा गया आयुष्मान भारत योजना 2019-20 में क्रियान्वित किए जाने के संदर्भ में, और दिनांक देखिए कहाँ लिखा गया है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे भवधि, फिर क ख ग सचिव और नीचे फिर उप सचिव, ये ठीक है। तो इतनी बातें आप यहाँ पर इसके संदर्भ में देखेंगे। हाँ, अर्ध सरकारी पत्र में भी देखिए, अर्ध सरकारी जब पत्र लिखते हैं तो दाहिने साइड सबसे टॉप में आप अर्ध सरकारी जो शासन पत्र संख्या वो लिखते हैं, विभाग लिखते हैं, अनुभाग लिखते हैं, और दिनांक और स्थान भी लिखते हैं। आप देख रहे होंगे कि अर्ध शासकीय पत्र में फॉर्मेट चेंज हुआ है। ये जो डिटेल जो बीच में रहती थी अब ये कहाँ चली गई है? दाहिने साइड में सबसे ऊपर, फिर उसके बाद नाम और पद, फिर उसके बाद आप विषय लिखते हैं, और फिर देखिए यहाँ पर प्रिय महोदय करके जो लिखना है वो लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पत्र बना है अर्धशासकीय पत्र, यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र संख्या दी गई, और ये कृषि एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को अनुभाग 1 में दिनांक लिखा गया, ये क ख ग सचिव की तरह जारी किया गया। विषय है किसान कर्ज माफी योजना के तहत इसको लागू करने के लिए, फिर यहाँ पर ये पत्र लिखा गया, नीचे भावनिष्ठ यानी भवदी लिखते हैं। क्लियर है? और फिर जिसको भेजा जा रहा है उसकी डिटेल यहाँ पर सबसे नीचे बाएं तरफ लिखते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार यहाँ पर आपने सभी फॉर्मेट को देख लिया। अब आपके मन में, आपके ध्यान में जब ये फॉर्मेट रहेगा तो आप प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। क्लियर है? यही मेन उद्देश्य था इस फॉर्मेट को दिखाने का। आइए अब हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम लोग किस प्रश्न पे थे? प्रश्न संख्या 20 को कर चुके थे। तो आपने देख लिया कि कार्यालय आदेश में ये जो अधिकारी का हस्ताक्षर होता है वो नीचे दाहिनी की तरफ होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। अब देखिए शासकीय पत्र को मैंने अभी आपको दिखाया कि जो शासकीय पत्र होता है उसमें पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। तो आपने देखा था कि जब ये शासकीय पत्र में आपने पत्र संख्या लिखा था तो उसके नीचे बाईं ओर क्या लिखा गया था? बाईं ओर लिखा गया था प्रेषक अधिकारी का नाम और पद नाम। आपको ध्यान है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा।
अब आपको इसको समझने के स्तर पर भी आसानी होगी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए जब आप कह रहे हैं कि अधिसूचना के संदर्भ में, ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला दिया गया सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ये गलत है। आपने देखा है अभी फॉर्मेट में भी कि अधिसूचना जो होती है उसमें प्रेषक का नाम नहीं होता, प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, यानी यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट अधिसूचना के संदर्भ में गलत है। फिर नीचे दिया गया कि ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की जाती है। तो मैंने जब आपको अधिसूचना एक्सप्लेन की थी, यानी विज्ञप्ति एक्सप्लेन की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि जो सरकारी पत्र व्यवहार होता है उसमें दो तरह की विज्ञप्ति होती है। एक होती है प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्ति और दूसरी होती है सांविधिक प्रकार की। और सांविधिक प्रकार की विज्ञप्ति में हमने बताया था कि जो नीतिगत पहलुओं के संदर्भ में जारी की जाती है, इस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं। ये मैंने पूर्व में ही इसको एक्सप्लेन किया था। और देखिए यहाँ पर ये प्रश्न के फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी तथ्य आपको बताए जा रहे हैं अतिरिक्त, वो जरूर आप उसको नोट डाउन कर लेंगे या आप उसको ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अधिसूचना को विज्ञप्ति कहा जाता है, ठीक है। बी विकल्प यहां सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है अभिनिवेदन के रूप में? तो याद रखिएगा यहाँ पर भवदीय लिखा जाता है। क्लियर है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अभी आपने देखा भी है प्रश्न संख्या 23 का बी। अगला है प्रश्न संख्या 24। पूछा जा रहा है कि संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया। तो याद रखिएगा 1/3 शब्दों में, यानी प्रश्न संख्या 24 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा किसी विस्तृत विवरण, जिसकी विस्तृत व्याख्या हो या कोई विस्तृत वक्तव्य हो या कोई पत्र व्यवहार हो या कोई लेख हो, तथ्य हो या कोई निर्देश हो, उसका जब आप संक्षिप्त रूप में उसको लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संक्षेपण। ठीक है, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध या पुनरावृत्त अनावश्यक बातों को आप हटाकर जो केवल अनिवार्य, उपयोगी और मूल तथ्य हैं उन्हीं को समाहित करते हैं किसमें? संक्षेपण में। यानी संक्षेपण जो है किसी भी विस्तार रूप में लिखे गए पत्र या सूचना को संक्षिप्त में लिखे जाने की प्रक्रिया है। क्लियर है? और याद रखिएगा जो संक्षेपण है वो सामान्य रूप से मूल का तृतीयांश होता है, यानी 1/3 शब्द होना चाहिए। यानी जो मूल लेटर है जिसमें विस्तार से लिखा गया है उसका 1/3 लेटर आपके संक्षेपण में होना चाहिए। इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 25 लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे पत्र जो आप अपने सगे संबंधी, परिवार के सदस्यों या प्रियजनों या मित्रों को लिखते हैं तो उसको व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न संख्या 25 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो देखिए जब हम अनौपचारिक पत्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा उदाहरण हो जाएगा? अनौपचारिक पत्र जो है वो व्यक्तिगत लोगों के बीच में भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बहन की शादी में शामिल होने के लिए यदि आप मित्र को पत्र लिखते हैं तो ये अनौपचारिक पत्र होता है। यदि मान लीजिए किसी कार्यालय को आप लिख रहे हैं, ठीक है, तब वहां पर जो पत्र होता है उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। यानी प्रश्न संख्या 26 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ये ऐसा पत्र है जो निजी जीवन से जुड़े लोगों को दिया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है। तो देखिए अभी आपने कार्यालय आदेश के फॉर्मेट को भी देख लिया है। अगर कार्यालय आदेश की बात करें तो उसमें बाहर भीतरी बातें नहीं होती हैं, यानी यहाँ प्रश्न संख्या 27 का आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी जो कार्यालय आदेश होता है उसमें अनौपचारिकता, नपातुला, संतुलित बातें कही जाती हैं। अगला है निर्व्यक्तिकता, यानी व्यक्तिगत बारे में नहीं कहा जाता है कार्यालय आदेश में। अगला है प्रश्न संख्या 28। आयकर की माफी और पूर्ण मुक्ति के लिए किस प्रकार का प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो याद रखिएगा किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। पूछा जा रहा है किसे लिखा जाएगा, तो ये आयकर अधिकारी को आयकर की माफी और पूर्ण मुक्ति के लिए लेटर लिखा जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 28 का सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है कि मुख्य बिजली के बल्बों के आर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? संभरक। क्लियर है? संभरक को इंग्लिश में कहते हैं सप्लायर। यानी प्रश्न संख्या 29 का ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जरा इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी भी कार्यालय में कुछ बिजली के बल्ब की आपूर्ति करनी है, तो जब इस प्रकार के रहता है तो सर जो वो विभाग वो टेंडर जारी करता है कि इतना बिजली के बल्ब की आवश्यकता है, तो जो उससे संबंध कार्य करने वाली कंपनियां होती हैं वो उस टेंडर को भरती हैं, उनको कहा जाता है सप्लायर, यानी संभरक कहा जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि उस आपूर्ति को निरस्त करने की जो सूचना होगी तो उसके लिए किसको पत्र लिखेंगे, तो उसके लिए उस सप्लायर को पत्र लिखेंगे कि जो आपूर्ति करने के लिए जो ऑर्डर था उसे अब निरस्त किया जा रहा है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेश की सूचना है। तो देखिए यहाँ पर कार्यालय आदेश के संदर्भ में हमने आपको बताया था कि जो कार्यालय आदेश होते हैं ये मंत्रालय, संबद्ध विभाग या प्रभाग या अनुभव, इन सभी के लिए निकाले जाते हैं। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यही फायदा होता है जब आप एक बार
किसी भी टॉपिक को अगर थोड़ा विस्तार में देख लेते हैं तो उससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आप आसानी से कर ले जाते हैं। यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखिए, पूछा जा रहा है कि छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन में क्या लिखेंगे। तो जब किसी छोटे संबंधी को पत्र में संबोधन में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, चिरंजीव। यानी प्रश्न संख्या 31 का यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32, पूछा जा रहा है कि अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। यदि आपको अनुभव प्रमाण पत्र लेना है तो आप किसको लिखेंगे, व्यवस्थापक महोदय को। यानी जो वहां की व्यवस्था संभालते होंगे उन व्यवस्थापक महोदय को आप अपने कार्य के संदर्भ में, जो आपने कार्य किया है उसके संदर्भ में जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करना है उसके लिए लिखेंगे। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, पूछा जा रहा है कि दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। यानी मान लीजिए किसी दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो पत्र किसको लिखेंगे, तो याद रखिएगा पत्र लिखा जाएगा संपादक महोदय को। किसको, संपादक महोदय को। यहां प्रश्न संख्या 33 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34, पूछा जा रहा है कि बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए और उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप आवेदन पत्र किसको लिखेंगे। तो ये यानी कहीं पर पब्लिक प्लेस पर पब्लिक न्यूसेंस का मामला है तो ये किसको लिखेंगे लेटर, ये लिखा जाएगा थानाध्यक्ष महोदय को। यानी जिस क्षेत्र का ये मामला है उस क्षेत्र के थानाध्यक्ष को संबोधित करते हुए पत्र लिखा जाएगा। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 35, यानी कानून व्यवस्था मेंटेन करने की बात है वहां पर, इसलिए वो लेटर थानाध्यक्ष महोदय को लिखा जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 35, पूछा जा रहा है कि औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। तो देखिए औपचारिक पत्र जो होते हैं वो सरकारी स्तर पर कामकाज करने के लिए लिखे जाते हैं। क्लियर। तो उसमें विषय होता है, ये भी आपने पढ़ा भी था कि जो अनौपचारिक पत्र होता है उसमें अगर विषय आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो औपचारिक पत्र है उसमें आपको विषय लिखना चाहिए। फिर पता लिखेंगे, अभिवादन और दिनांक भी लिखेंगे। यहाँ पर जो अभिवादन है वो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है कि व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा। तो याद रखिएगा ये जो व्यवसाय संबंधी पत्र लिखे जाते हैं ये भी औपचारिक पत्र के ही कैटेगरी में आते हैं। यानी अगर किसी कंपनी को कोई पत्र लिखना है व्यवसाय के संदर्भ में तो आप वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, तो वहां पर आप महोदय का प्रयोग करेंगे, यानी सर का प्रयोग। और अगर कोई वहां महिला होंगी तो महोदया लिखा जाएगा। क्लियर। यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37 में पूछा जा रहा है कि परिपत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखिए परिपत्र को आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है। पहला लिखा हुआ है कि सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, ये स्टेटमेंट सही है, आपने देखा है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा था कि जो परिपत्र था वो मुख्य सचिव शासन की तरफ से जारी किया गया था समस्त जिलाधिकारी को, जो आपने फॉर्मेट देखा है, और उसमें उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था के संदर्भ में जो चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में वो पत्र जारी किया गया और उसके नीचे महोदय लिखा हुआ था। यानी यहाँ पर आप संबोधन में महोदय अगर या ऑब्लिक महोदया लिखते हैं, क्लियर, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है संबोधन की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसमें विषय का संकेत नहीं रहता है, क्लियर, जबकि इसमें विषय का उल्लेख होता है। विषय में ही लिखा था कि कानून व्यवस्था संबंधी विभिन्न चुनौतियों के संदर्भ में, क्लियर, तो यानी यहाँ पर विषय लिखा जाता है, ये भी गलत हो गया। पूछा जा रहा है कि इसमें अधोलेख भवदी की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी गलत है। आपने देखा था कि जो परिपत्र था उसमें नीचे की तरफ जब लास्ट में लिखा गया था तो वहां पर भवदी लिखा गया था और उसके नीचे हस्ताक्षर और क ख ग मुख्य सचिव, क्लियर। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट सही है और बाकी गलत है। यहाँ पर प्रश्न गलत बनाया गया। प्रश्न होना चाहिए था कि परिपत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तब यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाता है। क्लियर, यानी प्रश्न संख्या 37 डिस्प्यूटेड हो जाएगा। अब जरा आइए परिपत्र के संदर्भ में जो विशेषता दी गई इसको देख लीजिए। परिपत्र में सबसे ऊपर पत्रांक संख्या या परिपत्र संख्या लिखी जाती है, ठीक है। यह पूर्णतः औपचारिक होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें विषय का उल्लेख किया जाता है, सही है, जिसका मैं जिक्र अभी ऊपर कर रहा था। इसमें संबोधन हेतु महोदय या महोदया का प्रयोग होता है, ये भी सही है। इसमें स्वर निर्देश हेतु भवदी या भवदिया लिखा जाता है, ये भी सही है। जिस इन सभी बातों का ऊपर जिक्र किया गया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38, पूछा जा रहा है कि जो अर्धशासकीय पत्र हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अभी आपने अर्धशासकीय पत्र को भी देखा था। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पहला दिया गया कि इसका प्रारूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, तो ये बात सही है, ठीक है, यानी यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये गलत है। ये जो पत्र है ये अर्धशासकीय पत्र जो है वो अन्य पुरुष में नहीं बल्कि उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में गलत है। और औपचारिक शब्दों से प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ ये बात सही है। और अगला कह रहा है कि यह समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, ये भी सही है, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें अर्ध सरकारी पत्र की, तो इसमें याद रखिएगा कि किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अन्य सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्य के संदर्भ में किसी खास मामले की ओर ध्यान आकृष्ट कराने, विचार विमर्श करने, सहमति, स्पष्टीकरण, सूचना के आदान प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर लिखा गया पत्र
अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। और याद रखिएगा, अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है और इसमें अभिवादन और संबोधन का विशेष महत्व होता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 39, पूछा जा रहा है कि माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, माता पिता यहाँ पर पुत्र को शुभ आशीर्वाद देंगे, यानी यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अब वो पुत्र को सादर प्रणाम या नमस्कार तो करेंगे नहीं, यहाँ पर क्या है, शुभ आशीर्वाद, यानी ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? देखिए अगर हम बात करें अनौपचारिक पत्र की, तो अनौपचारिक पत्र जो है, जो दैनिक जीवन में व्यवहार के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उनको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। क्लियर है? इसमें देखिए संबंधियों के लिए पत्र होता है, बधाई पत्र होता है अनौपचारिक पत्र में, शोक पत्र होता है, परिचय पत्र होता है, निमंत्रण पत्र होता है और विविध पत्र होते हैं किसमें, अनौपचारिक पत्र में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 40, पूछा जा रहा है कि अधिसूचना प्रकाशित होती है, जिसके बारे में अभी डिटेल चर्चा हुई है कि अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है, सरकारी गजट में, यानी प्रश्न संख्या 40 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अधिसूचना अर्थात विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। क्लियर? अगला देखिए, और यहाँ पर लिखा भी है कि सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्तियों की सूचनाओं के प्रसंग में होती है और इसको इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 41, पूछा जा रहा है कि किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की जो सूचना है उसको राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिसूचना, यानी राजपत्र में यानी गजट के माध्यम से जारी किया जाता है तो वो क्या होती है, अधिसूचना, यानी प्रश्न संख्या 41 का यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखिए, प्रश्न संख्या 42 में लिखा हुआ है कि कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है। तो जब कार्यालय आदेश की बात होगी तो वो सदैव किसको प्रेषित होता है, वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी की तरफ, यानी प्रश्न संख्या 42 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और जब मैं कार्यालय आदेश को एक्सप्लेन कर रहा था तो उस समय मैंने इस बात का जिक्र किया था, यहाँ पर बी विकल्प आंसर हो जाएगा। कार्यालय आदेश को एक बार फिर देख लीजिए, कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ अधिकारी को प्रेषित किए जाते हैं। किसी मंत्रालय के कार्यालय द्वारा कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना कार्यालय आदेश कहलाता है, यानी जो कार्यालय आदेश होता है इसका स्कोप उस पर्टिकुलर कार्यालय के अंतर्गत होता है। याद रखिएगा ये सदैव राजभाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है और इसका प्रभाव क्षेत्र एक कार्यालय तक सीमित होता है, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था। और एक और बात महत्वपूर्ण है, ये जो कार्यालय आदेश होता है इसमें वाक्यों की रचना उत्तम पुरुष शैली में होती है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 43, पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है। इसमें पहला लिखा है प्रार्थना पत्र, दूसरा लिखा हुआ है प्रेस विज्ञप्ति, तीसरा है संपादक के नाम पत्र और चौथा है निमंत्रण पत्र। ये जो निमंत्रण पत्र है ये अनौपचारिक पत्र है, व्यक्तिगत स्तर पर होता है न कि कार्यालय स्तर पर, इसलिए आपका डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 43 का। क्लियर? इसकी डिटेल अभी चर्चा हुई है ऊपर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44, पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला लिखा है कि ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो व्यावसायिक पत्र होते हैं ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं और इन व्यावसायिक पत्रों में आपको संबोधन महोदय करके आवश्यकता होती है। तो ये कह रहा है कि विशिष्ट नियम या शब्दावली की आवश्यकता नहीं होती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ऐसे पत्र में संबोधन महोदय या महाशय आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है उसको व्यावसायिक पत्र कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट व्यावसायिक पत्र के संदर्भ में सही है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 44 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 45, पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत पत्र के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है। देखिए जब हम व्यक्तिगत पत्र की बात करते हैं तो व्यक्तिगत पत्र का मतलब ये होता है कि अपने सगे संबंधियों को, ठीक है। तो यहाँ पर पहला लिखा है कि इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, हाँ ठीक है। इसमें अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं, ये भी सही है। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कि इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 का डी विकल्प सही हो जाएगा। ये व्यक्तिगत, इसमें आपसी संबंध की ही तो विशेषता होती है, यानी 45 का डी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए जब मैं इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन को स्किप करके आगे बढ़ता हूं तो उसका मूल कारण ये होता है कि इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन है उसको पूर्व में कराया जा चुका है, फिर मैं अगर उसको रिपीट करूंगा तो वहां पर समय व्यर्थ होगा। आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि जब मैं इस तरह के एक्सप्लेनेशन को कहीं स्किप करूं तो ये समझ लीजिए कि ये पूर्व में कहीं पर इसका जिक्र हो चुका है। इसीलिए अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि व्यक्तिगत मामलों में पारिवारिक और मित्रों को लिखा जाता है, ये अनेक बार इसके जिक्र हो चुके हैं। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 46, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो आपका सीधे सीधे दिख रहा है कि मित्र को जो आप पत्र लिखेंगे वो व्यक्तिगत श्रेणी में आएगा, यानी प्रश्न संख्या 46 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 देखिए, प्रश्न संख्या 47 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए संक्षिप्तता बिल्कुल सही है, संक्षिप्त होना चाहिए। प्रेषक ये विशेषता नहीं है, यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए क्रमबद्धता तो बिल्कुल सही है कि जो पत्र आप लिखते हैं उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। विनयशीलता यानी बहुत
जो पत्र आप लिख रहे हैं बहुत सहज होकर लिखेंगे, उसमें जो शब्दों का प्रयोग होगा वो काफ़ी सही होना चाहिए। तो यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रेषक जो है ये पत्र की विशेषता नहीं होती है, ये बस एक सूचनार्थ होता है। यहाँ देखिए, अगर हम पत्र की विशेषता की बात करें तो सरल भाषा शैली होनी चाहिए, विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए, संक्षेप और संपूर्णता यानी कम शब्दों में पूरी जानकारी का उल्लेख हो, प्रभावहीनता यानी उसमें प्रभावशाली हो, बाहरी सजावट और विनयशीलता, ये सभी पत्र की विशेषताएं होती हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48, पूछा जा रहा है कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो अगर गंदगी की समस्या है और आप नगर पालिका से अध्यक्ष से बता रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप शिकायत कर रहे हैं, यानी प्रश्न संख्या 48 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये एक शिकायती पत्र होगा। प्रश्न संख्या 49 में पूछा जा रहा है कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो तुरंत वो क्या कहा जाएगा, परिपत्र। यानी एक से ज्यादा अनेक लोगों को परिपत्र चारों ओर भेजना हो तो वो क्या जाएगा, परिपत्र। इसके बारे में डिटेल चर्चा हुई है, डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है, ठीक है। यानी इसमें एक प्रेषक अधिकारी होता है और अनेक प्राप्त करने वाले यानी अनेक प्रेषित होते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न संख्या 50 की जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा अभी इसकी चर्चा हुई थी, उसको क्या कहा जाता है, उसको अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। यानी प्रश्न संख्या 50 का यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या, तो देखिए यहाँ पर लिखा जाए कि सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे गए पत्र को अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, सरकारी कार्यों में तत्परता तीव्रता प्रदान करना, साथ ही किसी विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट कराना। अगला है प्रश्न संख्या 51, पूछा जा रहा है कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। तो वो क्या लिखेगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यानी प्रश्न संख्या 51 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 में पूछा जा रहा है कि मच्छरों के प्रकोप के संदर्भ में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए विकल्प में आपको ध्यान से रखना होगा, प्रधानमंत्री को तो लिखेंगे नहीं, प्रधानाचार्य का मतलब क्या है कि जो मच्छर बढ़े आपके मोहल्ले में, और शिक्षा अधिकारी से क्या मतलब, यहाँ पर आप वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, ठीक है, कि ताकि वो छिड़काव इत्यादि करवाएं। यानी प्रश्न संख्या 52 में ए विकल्प सही होगा। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो विकल्प से ही आपको देखना होता है कि इसमें सबसे सही क्या है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 53। अब जैसे अगर वहां पर स्वास्थ्य अधिकारी की जगह अगर नगरपालिका परिषद होता तो भी वो सही हो जाता, क्लियर है, क्योंकि वहां पर नगरपालिका परिषद की तरफ से छिड़काव कराया जाता है, क्लियर है। तो इस तरह से आप विकल्प से ही इस प्रकार के प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न संख्या 53, पूछा जा रहा है कि यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में आप क्या लिखेंगे। तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 53 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54, पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है। पहला लिखा हुआ है कि अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में होगा। अब देखिए इसको आप बिल्कुल सही है, ये ठीक है, ये सही है यहाँ। अगला है संबोधन में आप प्रिय लिखा जाता है, ये भी सही है। स्वनिर्देशित में आप सद्भावी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और कह रहा है कि डी में कि इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा है कि ये व्यक्तिगत स्तर पर भेजा जाता है, इसमें पद का उल्लेख नहीं। प्रश्न संख्या 54 का यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 55, पूछा जा रहा है कि सभी राज्य सरकारों को भेजा गया सरकारी पत्र क्या कहलाता है। तो वो क्या कहेगा, सभी राज्य सरकारों। देखिए जब कभी भी प्रश्न में इस तरह का भाव आए कि एक जगह से भेजा जा रहा है और सभी को भेजा जा रहा है तो वहां पर आप किसका जिक्र करेंगे, परिपत्र का। यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, जिसमें एक भेजने वाला प्रेषक अधिकारी और कई लोग उसको प्राप्त करते हैं, यानी कई प्रेषित होते हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। और जो पत्र स्मरण दिलाए यानी रिमाइंडर के लिए तो उसको क्या कहते हैं, अनुस्मारक। प्रश्न संख्या 56 में कहा जा रहा है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको परिपत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 56 का भी बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखिए, सूचना के संदर्भ में आप जान चुके हैं जिसको आप इंफॉर्मेशन पत्र कहते हैं, जिसमें सूचित करना है, कहना है, समाचार, बताई गई बात, इस तरह की जिक्र होते हैं। अगर हम आज्ञा पत्र का बात करें तो इसमें इसका अर्थ होता है आदेश पत्र, ठीक है। और अधिसूचना के संदर्भ में आपको मैंने बताया था कि इसमें विशेष सूचना होती है या विज्ञप्ति से कहते हैं, क्लियर। अगला है प्रश्न संख्या 57, पूछा जा रहा है कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है, क्लियर है। तो देखिए अधिसूचना यानी विज्ञप्ति को आपने डिटेल में पढ़ा है, इसमें नियम होता है, आदेश होता है, कर्तव्य के क्षेत्र की बातें नहीं होती, अधिकार भी होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर नियम, आदेश और अधिकार होगा लेकिन कर्तव्य नहीं होगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 57 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अधिसूचना का जो प्रयोग है वो कर्तव्य क्षेत्र में नहीं होता है, बल्कि अधिसूचना का प्रयोग नियम, आदेश और अधिकार के क्षेत्र में किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे विज्ञप्ति निकालना, विशेष सूचना प्रदान करना, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58, पूछा जा रहा है कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए शासकीय पत्र को भी आपने डिटेल में देखा है। यहाँ पहला लिखा है कि पत्र के ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, आप सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। अगला कह रहा है कि पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, नहीं, ये गलत है। मैंने आपको दिखाया था तिथि कहाँ लिखी जाती है, जब आप सेवा में लिखकर और नीचे आते हैं
अनुभाग के पैरेलल में आप तिथि को लिखते हैं, तो ये आपको ध्यान आ रहा होगा कि पत्रांक संख्या सबसे ऊपर होता है, न कि उसके ऊपर तिथि लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प जो है ये गलत हो जाएगा और यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, गलत पूछा जा रहा है, इस आधार पर यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। फिर सी में लिखा है कि पत्र में बाईं ओर सेवा में लिखते हैं, तो आपने देखा था कि बाईं ओर सेवा में लिखा गया था। संबोधन में महोदय, ये भी बाईं ओर लिखा जाता है, ये भी सही है। यानी यहाँ पर बी स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी सही है। प्रश्न संख्या 58 का बी विकल्प यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 देखिए, लिखा है कि बाढ़ पीड़ित की सहायता के संदर्भ में पत्र लिखा जाता है। यानी अगर बाढ़ पीड़ित के संदर्भ में पत्र लिखना होगा तो किसको लिखेंगे, तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है इसमें बी विकल्प सही होगा, जिलाधिकारी महोदय को। प्रश्न संख्या 59 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 देखिए, पूछा जा रहा है कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखा जाएगा। तो इसकी चर्चा हुई थी कि जब किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में आप क्या लिखेंगे, महोदय लिखेंगे, क्लियर है, माननीय महोदय। और अगर मान लीजिए कि वो महिला अधिकारी हैं तो आप महोदया लिखेंगे, क्लियर है। यानी यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, क्लियर है। देखिए यहाँ पर अलग अलग संबोधन का जिक्र है। यदि मित्र के लिए संबोधन होगा तो प्रिय मित्र लिखेंगे, अगर गुरु को पत्र लिख रहे हैं और संबोधन है तो आदरणीय लिखेंगे, यदि पुत्र को संबोधन में लिखना है तो प्रिय आत्मज लिखेंगे, और यदि पिता को पत्र लिखा जा रहा है तो संबोधन के तौर पर पूजनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है, और अधिकारी के लिए माननीय महोदय। अगला प्रश्न संख्या 61, पूछा जा रहा है कि यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब कह दिया कि सभी संबद्ध कार्यालयों को, तो सीधे आप परिपत्र पर आंसर करेंगे, यानी प्रश्न संख्या 61 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, क्लियर है। यानी कोई भी पत्र जब सभी संबद्ध कार्यालयों को भेजना हो तो उसे परिपत्र कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र को मैंने कई बार आपको बताया कि आप अपने किसी सगे संबंधी, परिवार के लोगों को, मित्रों को, प्रेमी प्रेमिका के स्तर पर भी अगर कोई पत्र लिखा जा रहा है तो वो भी व्यक्तिगत पत्र होता है। सखी को अगर पत्र लिखा जा रहा है तो वो भी व्यक्तिगत पत्र है। कार्यालय आदेश के संदर्भ में मैंने बताया था कि जो कार्यालय आदेश में किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र, यानी इसका जो पत्र का जो स्कोप होगा, यानी जो इसका कार्य क्षेत्र होगा वो संबंधित कार्यालय तक सीमित होगा। दूसरी बात, अधिसूचना के बारे में बात करें तो ऐसी सूचना को राजपत्र में यानी गजट में प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना को ही विज्ञप्ति भी कहते हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार यहाँ पर पत्र लेखन के संदर्भ में जितने भी प्रश्न थे उसको विस्तृत व्याख्या के साथ बताया गया, उसमें और अतिरिक्त जो भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी वो भी किया गया, और पत्रों का फॉर्मेट भी आपको दिखाया गया। ये सभी चीज़ों का एक मूल उद्देश्य था कि आज के बाद ये जो पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न बने तो आप उसको करने में सक्षम हो। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।